उस रात जब समीर ने अपने घर का दरवाजा बाहर से बंद किया, तब घर बिल्कुल खाली था। उसने लॉक को 2 बार खींचकर देखा, दरवाजे के नीचे कागज का एक टुकड़ा फंसाया और सीढ़ी पर एक छोटा कैमरा जो है पावर बैंक से कनेक्ट करके रिकॉर्डिंग ऑन करके छिपा दिया, जिससे कि घर के आगे की जो भी मूवमेंट हो वो उसको पता रहे। उसके बाद वह बिल्डिंग के बाहर रात भर अपनी गाड़ी में जाके रुका। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो करीब 6-6:15 बजे तक अपने अपार्टमेंट में आता है तो देखता है कि सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़ के गया था। उसने रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें भी कोई आसपास भटकता नजर नहीं आया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला और वो अपार्टमेंट के अंदर आया तो देखा कि डाइनिंग टेबल पर एक कप रखा है जिसमें से भाप निकल रही है। वो डाइनिंग टेबल के पास पहुंचा तो उसमें गरम गरम चाय थी और उसके नीचे एक नोट छोड़ा गया था। उस नोट पर लिखा था, आज रात तुम बाहर क्यों सोए। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट स्टोरीज विद संजू। चैनल नया है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को अंत तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना। कमेंट्स में आप अपनी राय साझा कर सकते हैं और आपके साथ भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो या आपके दोस्त के साथ तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है समीर मल्होत्रा की। समीर मल्होत्रा 30 साल का एक साउंड एडिटर था। फिल्मों और वेब सीरीज की दुनिया में सुनाई देने वाली छोटी से छोटी आवाज को साफ करना, बदलना और सही जगह पर रखना उसका काम था। किसी कमरे में चल रहे पंखे की आवाज से लेके किसी बंद दरवाजे या दीवार के पीछे सुनाई देने वाली विस्पर्स या किसी रिकॉर्डिंग में छिपी ऐसी आवाज जिसे सामान्य आदमी सुन भी ना सके, समीर उनके बीच का फर्क पहचानता था। शायद इसीलिए जो उसके साथ हुआ उसकी शुरुआत भी एक आवाज से ही हुई थी। उस रात से करीब 3 हफ्ते पहले समीर दिल्ली के आउटर एरिया में बने एक नई प्रीमियम बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट में रहने के लिए आया। 12 स्टोरी बिल्डिंग थी, साफ सुथरी लॉबी, एकदम रिहायशी जो है फ्लैट थे। हर फ्लोर पे 4 फ्लैट थे। समीर का अपार्टमेंट 11th फ्लोर में था। उसके ऊपर नक्शे के मुताबिक सिर्फ एक छोटा इलेक्ट्रिक सर्विस एरिया और छत थी। फ्लैट बिल्कुल नया दिखता था, लेकिन उसे जो किराया मिला था वो बाकी फ्लैटों से काफी कम मिला था। मकान मालिक ने कहा कि पिछली किराएदार अचानक नौकरी छोड़कर शहर से चली गई थी, इसलिए वह फ्लैट जल्दी देना चाहता था। समीर का जो अपार्टमेंट नंबर था वो 11B था। चाबी मिलने से पहले बिल्डिंग मैनेजमेंट ने उससे एक छोटा सा वीडियो वेरिफिकेशन करवाया। मैनेजर ने इसे डिजिटल लॉक, इमरजेंसी इंटरकॉम और टेनेंट वेरिफिकेशन की नॉर्मल प्रोसीडिंग बताया। समीर ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, मैं समीर मल्होत्रा हूं, अपार्टमेंट 11B का टेनेंट। उसे बिल्डिंग का फ्री हाई स्पीड वाईफाई और एक छोटा स्मार्ट होम हब भी मिला। मैनेजर ने खुद उसका लैपटॉप नेटवर्क से जोड़ने में उसकी मदद की। उस समय समीर ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। समीर अकेला रहता था। मोस्टली वो रात में काम करता और दिन में सोता था। उसके पड़ोस का जो फ्लैट था 11A, वो कई महीनों से बंद था। सामने 11C में एक ओल्ड कपल रहते थे और 11D में एक फैमिली रहती थी। पहले 10 दिन बिल्कुल नॉर्मल गए। फिर एक रात लगभग 3 बजे समीर हेडफोन लगाकर एक फिल्म का सीन एडिट कर रहा था। उसने रिकॉर्डिंग रोकी थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके घर में कोई आवाज आ रही है, बहुत धीमी आवाज, जैसे कोई उंगली के नाखून से लकड़ी को खरोच रहा हो। समीर ने हेडफोन उतारे तो कमरे में सन्नाटा था। कुछ ही सेकंड बाद वही आवाज फिर आई। आवाज बेडरूम की अलमारी के पीछे से आ रही थी। समीर धीरे धीरे अलमारी के पास पहुंचा। उसने पहले कपड़े हटाए, अलमारी में इधर उधर देखा। जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने दीवार में कान लगाया और सुनने की कोशिश की। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। समीर ने दीवार में अलग अलग जगह नॉक करके जानने की कोशिश की कि कहीं पे वॉल हॉलो तो नहीं है, डक वगैरह के लिए कोई जगह तो नहीं छूटी है करके। लेकिन हर जगह से उसे ठोस वॉल की ही आवाज सुनाई दी।
तो उसने खुद को समझाया कि शायद पाइप में ही कोई हलचल हो रही होगी, या हो सकता है ऊपर सर्विस एरिया में कोई वाइब्रेशन हो रहे हो, उसे वो सुनाई दिया हो, और वो अपने काम में वापस लग गया। अगली रात जब वह काम कर रहा था तो टाइम हो रहा था 3:13 और सेम स्क्रैचिंग का साउंड उसे वापस से सुनाई दिया। कुछ देर के लिए सन्नाटा रहा। उसके बाद ऐसा लगा जैसे दीवार के पीछे कोई भारी चीज बहुत धीरे धीरे घसीटी जा रही हो। इस बार समीर ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग की। जब एक बार रिकॉर्डिंग हो गई और आवाज आनी बंद हो गई तो उसने उस रिकॉर्डिंग को अपने कंप्यूटर में प्ले किया। आवाज बढ़ाई, बैकग्राउंड नॉइज को रिड्यूस किया, क्लीन किया, और उसके बाद उसको सुना। अभी जो स्क्रैचिंग साउंड था ना, वो एकदम क्लियर सुनाई दे रहा था, और उसके नीचे एक आवाज और सुनाई दे रही थी। बहुत धीमी आवाज थी जिसे नॉर्मली सुनना इजी नहीं था। समीर ने फ्रीक्वेंसी और हाई की और आवाज को कई गुना इनहेंस किया। सबसे पहले एक धीमी सी सांस सुनाई दी, उसके बाद किसी आदमी की विस्परिंग सुनाई दी। आवाज थी, सो गया क्या? समीर एकदम कुर्सी पर स्थिर बैठा रह गया। यह किसी पाइप या लकड़ी की आवाज नहीं थी। दीवार के पीछे कोई बोल रहा था। नेक्स्ट डे समीर ने एक मेंटेनेंस ऑफिस में अपनी कंप्लेन दर्ज कराई। मेंटेनेंस ऑफिस से एक कर्मचारी आया। उसने अलमारी हटाई, दीवार देखी और कहा, पीछे केवल एक पतली सर्विस डक्ट है जिसमें लाइट की केबल्स एंड इंटरनेट केबल्स गुजरती हैं, लेकिन उसमें कोई आदमी जा ही नहीं सकता, उसने कहा। समीर ने डक्ट खुलवाने की मांग की तो कर्मचारी ने उसे बताया कि उसका रास्ता तो ऊपर इलेक्ट्रिक सर्विस एरिया में है और उसकी चाबी केवल बिल्डिंग मैनेजर के पास रहती है। उस शाम जब समीर अपने काम से वापस लौटा तो उसने देखा कि बेडरूम की अलमारी खुली हुई है और उसने जो ब्लू शर्ट लास्ट नाइट पहनी थी वो ब्लू शर्ट वहां से गायब है। उसने पूरे घर में ब्लू शर्ट को ढूंढा लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिली। उसने डिजिटल लॉक की एंट्रीज चेक की तो उसमें सिर्फ 2 एंट्री थी, एक जब समीर घर के बाहर गया, एक जब वो वापस आया, और कोई अंदर आने का रास्ता था नहीं। समीर बहुत ज्यादा हैरान था। खैर, उसके बाद वो वापस अपने काम पर लग गया। उस रात 3:13 पर फिर से सेम स्क्रैचिंग साउंड उसको सुनाई दिया, लेकिन इस बार समीर पहले से तैयार बैठा था। उसने अलमारी हटाई, दीवार के पास रिकॉर्डर रखा और जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, मुझे पता है वहां कोई है। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर दीवार के अंदर से बहुत ही धीमी आवाज सुनाई दी, पता है। समीर एकदम पीछे हट गया। उसकी धड़कनें अचानक से तेज होने लगी। उसने पुलिस को फोन करने के लिए जैसे ही मोबाइल उठाया तभी घर की सारी लाइटें बंद हो गई। केवल कंप्यूटर चल रहा था क्योंकि वह बैकअप पावर से जुड़ा था। कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक नई ऑडियो फाइल अपने आप दिखाई दी। फाइल का नाम था समीर स्लीप 04। समीर ने वह फाइल कभी बनाई ही नहीं थी। उसने कांपते हुए हाथों से उस फाइल को ओपन किया। पहले कुछ सेकंड केवल कमरे का सन्नाटा था, फिर समीर की अपनी सांसों की आवाज। रिकॉर्डिंग में समीर सो रहा था ऐसा लग रहा था। कुछ देर बाद बेडरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। फिर धीमे धीमे कदम बिस्तर की तरफ जाने लगे और रुक गए। लगभग 1 मिनट तक कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा रहा। फिर एक आवाज आई, आज भी नहीं जागा। और रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। समीर ने उसी रात पुलिस बुलाई। पूरा फ्लैट खंगाला पुलिस ने, लेकिन कोई भी नहीं मिला। पुलिस ने पूछा कि क्या उसके कंप्यूटर को कोई और एक्सेस कर सकता है, जो कि पॉसिबल था। समीर ने बताया कि साउंड एडिटर जो है ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ये बात थोड़ा सा उसके खिलाफ चली गई। पुलिस ने कहा कि हो सकता है आपका कंप्यूटर किसी ने हैक करके आपकी वॉइस को रिकॉर्ड किया हो और वो आपके खिलाफ यूज कर रहा हो।
एक अधिकारी ने उसे कुछ दिन किसी दोस्त के घर रहने की सलाह दी और पुलिस वाले फिर उसके बाद वहां से चले गए। लेकिन समीर को लग रहा था कि दरवाजे के बाहर जाना ही इस सवाल का आंसर नहीं था। उसने वहीं रह के इस गुत्थी को सुलझाने का निश्चय किया। अगली रात उसने एक परीक्षण किया। दरवाजे के नीचे कागज फंसाया, बाहर ऑफलाइन कैमरा लगाया और पूरी रात कार में बैठा रहा। सुबह उसने जब वापस देखा तो दरवाजा बंद था, कागज अपनी जगह था, रिकॉर्डिंग में कोई दरवाजे के अंदर नहीं आया था। फिर भी घर के अंदर गर्म चाय और वह सवाल उसका इंतजार कर रहे थे, आज तुम बाहर क्यों सोए? अब समीर को एक बात तो पक्की मालूम थी कि जो भी अंदर आ रहा है उसे दरवाजे की जरूरत नहीं थी। उसी दिन समीर 4 कैमरे खरीद के लाया। उसने घर के 4 कोनों में, एक मुख्य दरवाजे में, एक लिविंग रूम में, एक बेडरूम में और एक अलमारी में चारों कैमरे सेट कर दिए। लेकिन इस बार उसने बिल्डिंग के वाईफाई का इस्तेमाल नहीं किया। हर कैमरा अलग मेमोरी कार्ड पर रिकॉर्ड कर रहा था। बेडरूम वाले कैमरे को उसने शेल्फ पर रखे एक काले स्पीकर के बीच इस तरह छिपाया कि उसका लेंस दिखाई ना दे। लेकिन इन कैमरों के बारे में किसी को नहीं बताया। रात को उसने सारी लाइटें बंद की और सोने का नाटक करने लगा। 3:13 हुए, कोई साउंड नहीं सुनाई दिया। 3:14, 15 मिनट, 16 मिनट, कमरा शांत रहा। तभी अचानक लिविंग रूम से एक चम्मच गिरने की आवाज आई। समीर बाहर झांक कर देखने लगा। लिविंग रूम खाली था और चम्मच फर्श पर पड़ा था। जैसे वह उसे उठाने के लिए झुका, बेडरूम के अंदर अलमारी का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वह दौड़कर वापस गया, अलमारी बंद थी। दीवार की तरफ जो उसने कैमरा रखा था अलमारी के अंदर, वो नीचे गिर के अब टूट पड़ा था और उसकी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। बाकी तीनों कैमरे बराबर चल रहे थे। दरवाजे वाले कैमरे में कोई अंदर नहीं आया। लिविंग रूम वाले कैमरे में चम्मच किसी ना दिखाई देने वाले से पतले तार के झटके से नीचे गिरता दिखाई दिया। लेकिन असली जवाब उस कैमरे में था जिसके बारे में अंदर आने वाले को कोई पता ही नहीं था, जो कि स्पीकर में छुपाया हुआ था। छिपे बेडरूम के कैमरे में समीर अंदर से बाहर जाता दिखा। उसके निकलते ही अलमारी के पीछे का एक पैनल खिसका। अंधेरे के अंदर से एक हाथ बाहर आया। कलाई पर काले रंग की पट्टी बनी थी। उस हाथ में समीर की वही गायब नीली शर्ट थी। वह उसे अलमारी में वापस रखने लगा। फिर उसने सामने रखे कैमरे को देख लिया और गिराकर बंद कर दिया। उसे लगा था कि उसने सबूत मिटा दिया है। उसने दूसरे कैमरे को देखा ही नहीं था। समीर ने अलमारी खिसकाई और फिर दीवार पे हल्की हल्की चोट करने लगा और कान लगा के सुनने लगा। इस बार उसको एक हिस्से में दीवार के बाकी जगह से अलग आवाज सुनाई दी। समीर ने स्क्रू ड्राइवर लिया और वॉल पे पिन करना शुरू किया। तभी उसको एक दरार दिखी। उसने दरार पे स्क्रू ड्राइवर घुसा के उसको बाहर की तरफ धक्का मारा तो वो पैनल बाहर आके गिर गया। उसके पीछे अंधेरा एक इतना चौड़ा रास्ता था कि एक आदमी झुककर उसमें चल सके। मतलब मेंटेनेंस कर्मचारी ने झूठ बोला था। समीर ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और डक के अंदर घुस गया। बिजली की तारों के बीच लकड़ी के छोटे छोटे तख्ते बिछे थे। दीवारों पर जूतों और औजारों की खरोंच थी। जगह जगह पानी की बोतलें, कुछ खाने के पैकेट, पतले तार की रील, ये सब पड़े हुए थे। चाय वाली रात अचानक उसके सामने साफ हो गई। जब समीर अपनी कार में बैठा कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा था, दरवाजे को देख रहा था रिकॉर्डिंग में, तब कोई इस रास्ते से दरवाजे के अंदर आया। और जब उन्होंने उसे देखा कि वो गाड़ी से उतर के ऊपर की तरफ आ रहा है तो उन्होंने चाय बनाई और दरवाजा खुलने से पहले वापस निकल लिए। डक कुछ दूर जाके 2 हिस्सों में बट गया था। एक रास्ता ऊपर सर्विस एरिया की तरफ जा रहा था और दूसरा पड़ोस के बंद फ्लैट 11A की तरफ। समीर 11A में पहुंचा। बाहर से बंद फ्लैट के अंदर कोई रह रहा था। गद्दा, खाने का सामान, अलग अलग नंबरों वाले मोबाइल और कई लैपटॉप मौजूद थे। पूरी एक दीवार पर समीर की दर्जनों तस्वीरें लगी थी। ऑफिस जाते हुए, बालकनी में सोते हुए, नहाने के बाद कमरे में लौटते हुए। कुछ तस्वीरें तो उसके फ्लैट में आने से पहले की थी। फ्लैट देने से पहले उसकी रेकी पूरी तरीके से की गई थी। दूसरी दीवार पर पुराने किराएदारों की तस्वीरें थी।
हर तस्वीर के नीचे डेट्स लिखी हुई थी, कब किस किराएदार को चुना गया, कब रिकॉर्डिंग शुरू हुई, कब पहली आवाज सुनाई गई, कब शिकायत हुई, कब वह फ्लैट छोड़कर चला गया। यह सिर्फ निगरानी नहीं थी, ये पूरा एक साइकिल था। पहले अकेले रहने वाले ऐसे लोगों को कम किराए का लालच देकर चुना जाता था जिनका परिवार दूसरे शहर में रहता हो, कोई उनके साथ न रहता हो। कुछ हफ्तों तक उनकी निजी जिंदगी रिकॉर्ड की जाती, इस्तेमाल लायक वीडियो अलग करके बेचे जाते और कुछ लोगों को ब्लैकमेल किया जाता। जब काफी सामग्री इकट्ठी हो जाती तब उस किराएदार को रात दर रात यकीन दिलाया जाता कि उसकी मानसिक हालत बिगड़ रही है और वह डरकर चला जाता और वही फ्लैट अगले शिकार को दे दिया जाता। लेकिन एक फोटो के नीचे जाने की डेट नहीं लिखी। तस्वीर में एक युवा लड़की थी जिसका नाम था रिया खन्ना। नाम के नीचे लिखा था जाग गई थी। समीर ने सामने रखा लैपटॉप खोला, अलग अलग फ्लैटों के लाइव कैमरे चल रहे थे, बेडरूम, बाथरूम, लिविंग रूम। कैमरे दीवारों, स्मोक डिटेक्टर और बिजली के सॉकेट में छिपे थे। एक फोल्डर में हर किराएदार की निजी रिकॉर्डिंग थी और दूसरे पर लिखा था वॉइस रिकंस्ट्रक्शन। समीर ने अपना नाम खोला, उसके अंदर उसकी आवाज में दर्जनों वाक्य मौजूद थे, ऐसे वाक्य जिन्हें उसने अपनी लाइफ में कभी कहा ही नहीं था, जैसे दरवाजा खोलो, मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। हर आवाज बिल्कुल समीर जैसी थी, सांस लेने का तरीका भी, शब्दों के बीच रुकने का अंदाज भी। उस वॉइस मॉडल की जो डेट थी वो समीर के आने से 11 दिन पहले की थी। सोर्स के नीचे लिखा था टेनेंट वीडियो वेरिफिकेशन। चाबी देने के पहले ही उन्होंने उसकी आवाज चुरा ली थी। एक और विंडो में उसके लैपटॉप का नाम दिखाई दिया। बिल्डिंग के वाईफाई और स्मार्ट होम हब के जरिए एक रिमोट एक्सेस टूल उसके कंप्यूटर में डाला गया था। वही टूल फाइलें डाल रहा था, उसके ऑडियो प्रोजेक्ट पढ़ रहा था और पिछले दरवाजे से उसके स्क्रीन को कंट्रोल कर रहा था। समीर ने अब समझा, समीर स्लीप 04 उसकी नकली आवाज और पुलिस को दिखाई देने वाले उसके असंतुलित व्यवहार के सबूत सब एक ही सिस्टम का हिस्सा थे। फिर उसकी नजर एक मेंटेनेंस शेड्यूल पे गई। हर रात इस 90 सेकंड की विंडो में कॉरिडोर कैमरे, स्मार्ट लॉक और पावर लॉग सर्वर के साथ सिंक होते थे। मैनेजर ने उसी विंडो को बदलकर ऐसा बनाया था कि उस दौरान होने वाली कोई भी हलचल और पावर बदलाव लॉग में दर्ज ही ना हो। 3:13 कोई अंधविश्वासी समय नहीं था, वह उनके काम करने का सबसे सेफ टाइम था। उसी समय 11 के मेन डोर के खुलने की आवाज आई। समीर जल्दी से पर्दे के पीछे छिप गया। कलाई पर काली पट्टी बांधे मेंटेनेंस कर्मचारी ने अंदर आते ही कहा। उसने डिजिटल कैमरे नहीं लगाए थे, सब ऑफलाइन थे। मैनेजर उसके पीछे था। उसने पूछा, मेमोरी कार्ड? अलमारी वाला कैमरा गिरा के तोड़ दिया, लेकिन एक और कैमरा था जो मुझे बहुत बाद में दिखा, मेंटेनेंस कर्मचारी ने कहा। मैनेजर की आवाज बदल गई। कार्ड कहाँ है? उसी के पास है और उसने पैनल खोल दिया है, मेंटेनेंस कर्मचारी ने कहा। कुछ सेकंड बाद मैनेजर ने पूछा, और उसका फोन? नेटवर्क बंद है, दरवाजा भी हमारे कंट्रोल में है और बिल्डिंग के कैमरे में वही दीवार तोड़ता दिखेगा, हम कहेंगे उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, कर्मचारी ने कहा। मैनेजर ने धीमी आवाज में कहा, इस बार जो रिकॉर्ड हुआ है उसमें काफी बेचने लायक है और काफी दबाव बनाने लायक थी। उसी समय समीर की जेब में रखा उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। दोनों की नजर पर्दे की तरफ गई। समीर पर्दे के पीछे से निकला और सीधे डक्ट की तरफ दौड़ा। मेंटेनेंस कर्मचारी उसके पीछे था, लेकिन समीर किसी तरह अपने फ्लैट में पहुंचा और उसने पीछे से पैनल वापस खींच दिया। उसने अलमारी पैनल के बाहर लगा दी। समीर ने मेन डोर की तरफ से निकलने का सोचा, लेकिन तभी लाइट बंद हो गई। मैनेजर ने डिजिटल लॉक को कंट्रोल में ले लिया था। अब समीर चाह के भी अंदर से दरवाजा नहीं खोल सकता था। वो वापस बेडरूम में आया, तभी उसके कंप्यूटर पे एक लोकल चैट विंडो खुली। उसमें लिखा था, ऊपर वाले रास्ते में आओ। समीर ने सोचा कि यह एक और जाल है। तभी दूसरा मैसेज आया, 11B की पिछली किराएदार रिया जिंदा है। समीर को दीवार पर लगी रिया की तस्वीर याद आई। इस पे लिखा था, जाग गई थी। उसके पास दरवाजे की तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अलमारी हटाई और फिर से डक्ट में घुसा और ऊपर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। रास्ते के अंत में एक मेटल की जाली थी। उसने उसको धक्का मारा और सीधा अंदर सर्वर रूम में
पहुंच गया। बिल्डिंग के मैप में ये सिर्फ एक छोटा इलेक्ट्रिक एरिया दिखाया गया था, लेकिन अंदर पूरा एक सर्वर रूम, मॉनिटर और काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। इलेक्ट्रिक रूम के एंट्रेंस के अलावा इसमें आने जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं। रूम के कॉर्नर पे समीर को एक लड़की दिखाई दी, रिया। बहुत कमजोर, थकी हुई, लेकिन होश में थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मैं रिया हूं। जैसे ही समीर रिया से सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ा, रिया ने उसको रोका। उसने बोला, सवाल बाद में, पहले सर्वर। अभी सबूत अगर बाहर नहीं गया तो हम दोनों यहां से कभी नहीं निकलेंगे। रिया ने उठने की कोशिश की तो वो लड़खड़ाई। समीर ने उसको सहारा दिया और मॉनिटर के सामने चेयर पे बिठाया। तभी कुछ कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। समीर ने एक भारी रैक उठाया और दरवाजे पे लगा दिया। रिया ने मेन कंसोल ओपन किया और पासवर्ड डाला। रिया ने समीर को बताया कि उसने पासवर्ड देख लिए थे, लेकिन उसे किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत थी जो कि उसे उस कैद से बाहर निकाल सके। कंसोल ओपन हो गया। पूरी बिल्डिंग की लाइव फीड स्क्रीन पर आ गई। रिया ने एक तैयार फोल्डर ओपन किया, एविडेंस रिलीज। उसमें सभी कैमरों की लाइव फीड, पिछले किराएदारों की सूची, वॉइस रिकंस्ट्रक्शन लॉग और 11A की जो अभी अभी बातचीत हुई थी उसकी रिकॉर्ड कॉपी थी। रिया ने बोला, पूरा सर्वर नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। पहले छोटा पैकेट सबूत भेजते हैं, जिससे कि सबको पता चल जाए कि चल क्या रहा है, और उसके बाद इस सच को कोई भी मिटा नहीं पाएगा। उसने पुलिस, मीडिया, बिल्डिंग के मेंबर्स को एक साथ सिलेक्ट किया और अपलोड शुरू किया। पीछे के दरवाजे पे जोर जोर से धक्का देने की आवाजें आने लगी। रैक हिल गया। अभी तक 33% ही अपलोड हुआ था। चोटें बढ़ती जा रही थी। 79% जैसे ही अपलोड हुआ, मैनेजर ने मेन नेटवर्क का कनेक्शन काट दिया। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, कनेक्शन लॉस। रिया ने बिना रुके सर्वर रैक के नीचे हाथ डाला और एक पीली केबल खींच ली। फायर अलार्म की डेडिकेटेड बैकअप डेटा लाइन। वे इसे बाहर से बंद नहीं कर सकते थे। समीर ने केबल कंसोल में लगाई और अपलोड फिर से स्टार्ट हो गया। 70%, 80, 90। दरवाजा आधा इंच खुला। बाहर से मेंटेनेंस कर्मचारी का हाथ अंदर आया। कलाई पर वही काली पट्टी थी। समीर ने पूरा जोर लगाकर रैक वापस धकेला। स्क्रीन पर वैसे ही नोटिफिकेशन आया, सेंट। कुछ सेकंड बाद नीचे बिल्डिंग के अलग अलग फ्लैटों में एक साथ मोबाइल बजने लगे। लोगों ने अपने बेडरूम, अपने बाथरूम की लाइव तस्वीरें देखी। मैनेजर की आवाज सुनी। रिया को कमरे में बंद देखा। पहले एक दरवाजा खुला, फिर दूसरा। कुछ ही पलों में पूरी बिल्डिंग का कॉरिडोर लोगों से भर गया था। किसी ने पुलिस को फोन मिलाया, किसी ने मेन गेट बंद किया। इतने में समीर ने सर्वर रूम का डोर ओपन कर दिया। बाहर मैनेजर और मेंटेनेंस कर्मचारी बहुत ही गुस्से में खड़े थे। समीर के साथ में रिया थी। समीर ने मैनेजर को देखा और कहा, गेम इज ओवर। सब लोगों को सबूत और सच्चाई का पता चल चुका है। समीर रिया को लेकर नीचे गया, एम्बुलेंस बुलाई और रिया को हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस ने मैनेजर और मेंटेनेंस कर्मचारी को अरेस्ट कर लिया और साथ ही सर्वर रूम का सारा डेटा, रिकॉर्डिंग्स, छिपे कैमरे, वॉइस मॉडल एंड सैकड़ों टेराबाइट की रिकॉर्डिंग भी पुलिस ने जब्त कर ली। नेक्स्ट डे समीर हॉस्पिटल रिया से मिलने गया। रिया अभी तक काफ़ी ठीक कंडीशन में हो गई थी। डॉक्टर ने उसे सारी ज़रूरी मेडिसिन दे दी थी। समीर ने रिया से उसकी कहानी के बारे में पूछा। अब जो कहानी सामने आई वह समीर के सोचने से भी ज़्यादा बड़ी थी। रिया 11B की पिछली किराएदार थी। प्रोफेशन से वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। एक दिन डस्टिंग करते हुए उसको स्मोक डिटेक्टर में लगा एक कैमरा दिख गया। उसने चुपचाप सिस्टम में घुसकर कुछ फाइलें एक इनक्रिप्टेड ऑनलाइन अकाउंट में भेज दी। उसने एक डेडमैन टाइमर बनाया। अगर हर 48 आवर्स में एक कोड ना डाला जाए तो कुछ फाइलें अपने आप पुलिस और मीडिया को सेंड हो जाती। रिया पुलिस तक पहुंचने से पहले ही पकड़ी गई। मैनेजर ने उसकी आवाज़ में कॉल और मैसेज बनाकर उसके परिवार को यकीन दिला दिया कि वह अपनी मर्जी से शहर छोड़कर गई है, लेकिन वे उसे मार नहीं सकते थे। 48 घंटे बाद फाइलें खुल जाती। रिया ने टाइमर रोकने से इनकार किया तो उन्होंने उसके माता पिता का पता और उनकी लाइव तस्वीरें दिखाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दी।
उन्होंने रिया को छिपी मंजिल के उस सर्वर रूम में बंद कर दिया। कमरे के साथ एक छोटा सर्विस वॉशरूम था, खाना मिल जाता था और हर 2 दिन बाद उसे निगरानी में एक लोकल टर्मिनल पर कोड डालने दिया जाता ताकि उसका टाइमर रुका रहे। उन्हें लगा वे रिया को जिंदा रखकर सुरक्षित हैं, लेकिन हर बार कोड डालते समय रिया उनके पासवर्ड, नेटवर्क और कंट्रोल सिस्टम को ध्यान से ऑब्जर्व करती। सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी रिया कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे बाहर निकालने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की सहायता की जरूरत थी। और मेन नेटवर्क को रिया एक्सेस नहीं कर सकती थी, क्योंकि जैसे ही उस पे कोई भी एक्टिविटी होती, मैनेजर के मोबाइल में एक कोड पहुंच जाता और उसके बाद सारा खेल वहीं पे बिगड़ जाता। तो इसीलिए रिया ने इंतजार किया, लेकिन उसी टाइम में रिया ने एक लोकल चैट वहां पे जनरेट की, जहां से वो 1-2 लाइनों के मैसेज लोगों को भेज सकती थी। इसीलिए वो समीर को ऊपर आने का मैसेज भी लिख पाई। समीर ने रिया से पूछा, मेरी आवाज में क्या तुमने कोई रिकॉर्डिंग बनाई थी? रिया ने नाम में सर हिलाया। मैंने तुम्हें सिर्फ ऊपर आने को लिखा था, तुम्हारी आवाज में एक भी फाइल मैंने नहीं बनाई। बाकी रिकॉर्डिंग का जवाब पुलिस को सर्वर में मिल गया। समीर स्लीप 04, कल कैमरा लगा लेना और इस तरह के कई सारे आवाज के जो रिकॉर्ड थे वो मैनेजर के अकाउंट से बनाए गए थे। दीवार के पीछे से सुनाई देने वाली अधिकांश आवाजें छोटे स्पीकरों से चलाई जाती थी। सो गया क्या कहने वाला मेंटेनेंस कर्मचारी खुद डक में मौजूद था। समीर के फ्लैट में रहने वाले पुराने किराएदार पागल नहीं थे, वे सभी सच बोल रहे थे, लेकिन उनके कंप्यूटर एक्टिविटी लॉग, डिजिटल लॉक रिकॉर्ड, वीडियो और आवाज को इस तरह बदला गया था कि उनकी सच्चाई ही उनके भ्रम का सबूत बन गई। जांच में पता चला कि यह काम सिर्फ मैनेजर और एक कर्मचारी का नहीं था। प्रॉपर्टी मालिक का एक प्रतिनिधि, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम वाला कॉन्ट्रैक्टर और 2 बाहरी खरीदार, वो भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे। कई महीनों की जांच के बाद बिल्डिंग खाली करवाकर सील कर दी गई। मैनेजर और उसके साथियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। रिया अपने परिवार के पास लौट गई और समीर ने शहर छोड़ दिया। कागजों में केस बंद होने लगा था। दोस्तों, यही थी कहानी। मोरल ऑफ द स्टोरी है दोस्तों, कई बार सुपरस्टिशन के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे हम लोग मानसिक तनाव पाल लेते हैं और चीज़ों को अज्यूम करने लगते हैं। एक डर जो हमारे मन में बैठ जाता है वो हमें सच्चाई से दूर रखता है और इसका हमारी मानसिक जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो अगर आपके किसी रिलेटिव या आपके साथ आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो इन चीज़ों को फेस कीजिए, उसकी तह तक जाइए, अपने आसपास के लोगों को बताइए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ।